गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू। तो कल बेटा हम हीट की बात कर रहे थे और हमने कंडक्शन तक देख लिया था। आज हमें बात करनी है रेडिएशन की, और मैंने पहले ही आपसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक पोर्शन हमारा होता है थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्शन, रेडिएशन वाला, और दूसरे आपको क्वेश्चन मिलते हैं केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में से। तो टोटल मिला के कई बार आपको 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लास्ट ईयर की अगर आप बात करें तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस पर पेपर। हो सकता है किसी में 2 हो, किसी में 4 हो, लेकिन 3 जनरली एवरेज में 3 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है। और मजे की बात यह है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी मिल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें, वहां पे थोड़ा सा चेंज जरूर आता है, बट हाँ थर्मोकेमिस्ट्री आपकी आती है, बट थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन वहां पे भी एग्जैक्टली सेम हमारी तरह ही मिल सकते हैं। ठीक है। केटीजी के क्वेश्चंस वहां पे भी मिल सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपकी इक्वेशन लगती है, वो भी वहां पे आपको मिल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके वो 3, और केमिस्ट्री के अगर आप मिला लें तो 4 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडिएशन, कंडक्शन तक हमने कर लिया था, आज बात करेंगे रेडिएशन की। और बिल्कुल, तो रेडिएशन पे अगर हम देखें तो हाँ जी, रेडिएशन, तो इसमें जो पहला लॉ हमारे पास था वो था स्टीफन्स लॉ। और स्टीफन्स लॉ कहता है अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर आपने टी दिया हुआ है, और प्लीज ध्यान रखिएगा जब भी आप रेडिएशन की बात करेंगे तो आपका टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। कैलोरीमेट्री में क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस यूज में आता है तो वो डिग्री सी में ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां पर रेडिएशन के बाद की जितनी चीजें हैं उनमें या थर्मोडायनेमिक्स में आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको लेना होगा। ठीक है। तो स्टीफेंस लॉ कहता है पावर रेडिएटेड बाय एनी बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। फाइन, वेयर ई इज, हाँ जी क्या कहते थे इसे, एमिसिविटी। हाँ एमिसिविटी, प्लीज ध्यान रखिएगा ये एक फ्रैक्शन होता है। E इज इक्वल टू 1 फॉर ब्लैक बॉडी और E लाइज बिटवीन 0 to 1 फॉर नॉर्मल बॉडी। क्लियर है। और इसके अपोजिट, ये तो एमिसिविटी हो गई, इसके अपोजिट जो चीज है उसे आप कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, उसको भी यहीं लिख लीजिए। एब्जॉर्प्टिव पावर ये आपका होता है किसी भी बॉडी पे जो रेडिएशंस गिर रहे होते हैं उसका कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखते हैं, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय पावर इंसिडेंट। ठीक है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये टर्म यूज होगा, ध्यान रखिएगा। तो एब्जॉर्प्टिव पावर इसे आप जनरली डिनोट करते हैं ए से। फाइन। सिग्मा जो है वो आपका स्टीफन्स कांस्टेंट है, जनरली इसकी वैल्यू दी होती है लेकिन आपको याद भी होनी चाहिए, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और इसकी अगर आप यूनिट देखेंगे तो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, ये आपकी हो जाएगी। ठीक है जी। और P आपकी पावर रेडिएटेड, ए बच गया, ए है आपका एरिया ऑफ बॉडी, तो सरफेस एरिया की बात है। क्लियर। बिल्कुल, ये फॉर्मूला अगर याद है तो इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो एक स्टीफन्स लॉ हमने पढ़ा, इसके बाद एक लॉ और आता है और वो होता है बेटा किरचॉफ्स लॉ। हाँ जी, किरचॉफ्स लॉ, इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। किरचॉफ्स लॉ आपसे कहता है कि जो आपका किसी भी बॉडी के लिए एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर,
E by A for any body at temperature T, इसको मैं E1 by A1 लिख दे रहा हूं, E2 by A2 at any body T, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, दैट इज E ब्लैक बॉडी फॉर A ब्लैक बॉडी, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। ठीक, अब जरा सी समझिएगा व्हाट इज E। E इज एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, दैट इज पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, जिसे आप दूसरे वे में इंटेंसिटी भी कहते हैं बेटा। तो ध्यान रखिएगा, दो टर्म यूज होंगे, या तो इंटेंसिटी यूज होगा या क्या यूज होगा, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर सिमिलर नहीं है, ध्यान रखिएगा। एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर ये सिमिलर है, ठीक है। बिल्कुल आप कह सकते हैं A लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड A इज इक्वल टू 1। ये आपका नॉर्मल बॉडी के लिए है और ये आपका ब्लैक बॉडी के लिए है। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा। अब बेटा जब आप किसी बॉडी को, मान लीजिए आपके पास कोई भी रैंडम शेप की बॉडी है, इसको आपने टेम्परेचर T दिया, ठीक, और सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है, तो आपकी इस बॉडी से कुछ रेडिएशंस एमिट होंगे, फाइन, और कुछ एमिशंस जो सराउंडिंग की बॉडीज है वहां से आ रहे होंगे तो वो एब्जॉर्ब होंगे। क्लियर है? तो यहां से जब भी आप किसी बॉडी को T ग्रेटर देन T0, T0 इज सराउंडिंग टेम्परेचर, T0 इज सराउंडिंग टेम्परेचर। अगर आप किसी बॉडी को जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है, उसको आप सराउंडिंग में रखेंगे तो इसकी क्या होगी बेटा? हाँ, इसका टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा, बिकॉज नेट पावर रेडिएट होगी, नेट पावर रेडिएट होगी। समझ में आ गया? एक सेकंड में कुछ ना कुछ एनर्जी इससे रिलीज हो रही होगी। ये हमने पहले भी पढ़ा है। हायर एनर्जी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर एनर्जी मूव कर, उसी को हीट कहते हैं। तो अब यहां पे क्या आ जाएगा देखिएगा, नेट पावर जो आपकी आएगी वो E A सिग्मा E A लिख देते हैं, T टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4। ये समझ में आया? हाँ, इसमें से जो फर्स्ट टर्म आएगा आपका, ये तो है एमिटेड, और ये वाला जो टर्म है वो है एब्जॉर्ब्ड की वजह से। क्लियर? तो ये P नेट हो गया। अब नेट पावर मैंने आपको बताया था, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं dQ बाई dt। Q जो है वो एनर्जी हो गई, ठीक है। तो ये मेरा आ गया सिग्मा E A T टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4, और dQ बाई dt को हमें पता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं MS dt बाई dt, और यहां पर साइन लिखा देते हैं माइनस का। क्यों माइनस का बेटा? यस, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है इसलिए। तो ये आपका एक टर्म आया माइनस dt बाई dt, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग। क्या कहा इसे? रेट ऑफ कूलिंग। ये स्टीफन्स लॉ यूज करके हम लगा रहे हैं, सिग्मा E A बाई MS T टू दी पावर 4 माइनस T0 टू दी पावर 4। एक्चुअल में तो आपका फॉर्मूला ये है रेट ऑफ कूलिंग का। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कहां से आया? स्टीफन्स लॉ को यूज करके आया है, ठीक है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल टेम्परेचर्स। हर टेम्परेचर के लिए यह फॉर्मूला ट्रू होगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें से कम और
न्यूटन्स आपकी कहानी से ज्यादा आते हैं और उसको भी लिख लीजिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और न्यूटन साहब ने इसमें थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट किया और उन्होंने लिख दिया माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू, अब कंडीशन दी उन्होंने कहा व्हेन t इज क्लोज टू t नॉट, इक्वल नहीं है, मतलब यहां पर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आप ले सकते हैं, अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1000 डिग्री का डिफरेंस अगर है तो वैलिड नहीं है, 600 400 700 800 डिग्री का डिफरेंस है तो ये नहीं है। समझ में आया? हाँ, माइनस dt बाई dt इज सिग्मा ई ए बाई एम एस इंटू 4 टी नॉट होल क्यूब टी माइनस टी नॉट। ये न्यूटन साहब का लॉ बन गया। ठीक है, हाँ, इसके सबके डेरिवेशन हमने किए थे, अभी डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं। तो यहां से आप सिंपली कह सकते हैं माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के टी माइनस टी नॉट, ऐसे। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने कह दिया कि भाई आपकी जो रेट ऑफ कूलिंग होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक, अब बेटा जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इक्वेशन आपकी क्या बनेगी। ये आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, टी फाइनल माइनस टी नॉट, ओके, दैट इज इक्वल टू टी इनिशियल माइनस टी नॉट e टू द पावर माइनस के टी। ये काफी कुछ आपको, वो वाली इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, कहां पढ़ी थी? याद आ गई सबको? वेरी गुड, हाँ जी, तो रेडियो एक्टिविटी में ना। तो ये एक्चुअल में वही है बेटा, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा टी। ठीक है, तो सेम उसी तरह की रिएक्शन यहां पे या इक्वेशन यहां पे बन रही है और बिल्कुल वैसे ही ये बिहेव करेगी, मैथ्स के लिए सब कुछ सेम। तो अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप इसे ऐसे याद रखें, टी एफ माइनस टी नॉट अपॉन टी इनिशियल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, इसको याद रख लीजिए। फाइन, अगर आपको यह पता है तो आप कई क्वेश्चंस को चुटकियों में कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है, जब भी कोई एक्सपोनेंशियल चीज आती है बेटा, तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या है, ये फ्रैक्शनल चेंज है। फ्रैक्शनल चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, fractional change with respect to surrounding temperature is constant in same time interval। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे वो कहेगा पहले 5 मिनट में 60 डिग्री से 50 डिग्री हो गया, तो नेक्स्ट 5 मिनट में कितना हो जाएगा अगर सराउंडिंग टेम्परेचर इतना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत हेल्प करेगा। एक और मेथड है, वो भी आपको बता दूं। ठीक है, कई बुक्स में इस तरह से लिखा होता है, एक तो ये बहुत आसान है, दूसरा एक और बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि कुछ बुक्स इसको प्रेफर करती हैं, तो वो क्या लिखते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन T, ये क्या हो गया, माइनस डी टी बाई डी टी जिसे आप कह रहे हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी नॉट। ठीक है, अब ये कहता है अगर आपका टेम्परेचर T1 से T2 हो गया इन टाइम T और आपका सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके
क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका यहाँ ये लिख रहा है ना, आपको देखिए देखिए ये जो टी है इसकी जगह आप ले लेते हैं टी एवरेज, और टी एवरेज आपका हो जाता है टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाय 2, जिसे हमने यहाँ पे T1 प्लस T2 बाय 2 कह दिया है। तो दैट्स वन वे, आप जिस मेथड से कंफर्टेबल हो आप वो मेथड यूज कर लीजिए, बट मुझे ज्यादा इजी ये वाला लगता है बेटा। हाँ जी, फ्रैक्शनल चेंज जो है सराउंडिंग टेम्परेचर के कंपैरिजन में वो एग्जैक्टली सेम होता है सेम टाइम इंटरवल में। चलिए, तो बिल्कुल इसे नोट कीजिए। अब बेटा यहीं पर अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार तो ना सीधे सीधे ग्राफ पूछ लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो जरा देखें, अगर मैं ग्राफ बनाऊं टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, ठीक है, तो एक मेरे पास यहां पर सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा सराउंडिंग टेम्परेचर T0, और ये मेरा इनिशियल टेम्परेचर है, और यहां से ये इस वे में आ रहा होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है ये, ठीक है ना। और इसकी इक्वेशन मैंने आपको अभी अभी बताई थी, टी फाइनल माइनस T0 इज इक्वल टू टी इनिशियल माइनस T0 e टू द पावर माइनस KT। ये आपकी एक्सपोनेंशियल ग्राफ की इक्वेशन है। इस पे बेस क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, वर्बली भी कैसे सॉल्व होते हैं। मान लीजिए उसने आपसे कहा कि हमारा टेम्परेचर बॉडी का 60 डिग्री से 50 डिग्री हो गया इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, फाइन। और आपको बताना है इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, इन नेक्स्ट 10 मिनट्स व्हाट इज माय टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 50 डिग्री से कूल डाउन करेगा 10 मिनट में, और सराउंडिंग टेम्परेचर आपको पहले दे देते हैं 10 डिग्री। योर सराउंडिंग टेम्परेचर इज 10 डिग्री, क्लियर। तो अब अगर आप देखें तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 10। ये समझिएगा क्या लिख रहा हूं, ये फाइनल डिफरेंस आ गया बेटा, 50 में से 10 माइनस किया तो ये आपका, अभी चलिए इसको बाद में दिखा दूंगा आपको। अब दूसरे टाइम क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए आपका T है, T माइनस 10 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर क्या है 50, तो यहां पे आपका जाएगा 50 माइनस 10। इज इट क्लियर। तो यहां से आपकी इक्वेशन बन गई T माइनस 10 इज इक्वल टू 40 इंटू 40 बाई 50, ठीक है। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। तो 5 से ये 8 आया, ये आपका 32 आया, टेम्परेचर आपका आ गया 42 डिग्री सी। ये आपका आंसर है। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था e टू दी पावर माइनस KT, आप एक लाइन में लिखते हैं और आपका आंसर आ जाता है। तो अगर आपको पता है ये मेथड मुझे यूज करना है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप इसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और नहीं है तो फिर बड़ी बड़ी इक्वेशन बना रहे होंगे, लॉग ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे लॉग को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर परेशानी बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, ये तभी होगा, ध्यान रखिएगा, जब आपको टाइम इंटरवल सेम दिया हुआ है। अदरवाइज आपको e टू दी पावर माइनस KT वाली इक्वेशन को सीन में लाना पड़ेगा। 5 मिनट और 10 मिनट दे दिए तो फिर वो वैल्यू डाल के फिर सॉल्व करना पड़ेगा लॉग लेके। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये आपके इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद एक टाइप के क्वेश्चन आपको और मिलते हैं, हाँ जी, और वो है आपके वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें पहली चीज जो आपकी आती है वो लिख लीजिए बेटा, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ठीक है। अभी अभी हमने एक टर्म पढ़ा था एमिसिव पावर, ई हमने पढ़ा था। ई क्या था, हाँ जी, टोटल पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाय योर एरिया।
ठीक है, सरफेस एरिया से जो टोटल पावर रेडिएट की ये आपकी एमिसिव पावर कहलाती है। ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं स्पेक्ट्रल क्या होती है, इसको समझिएगा। ई लैम्डा, फाइन। तो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए कहा कैसे जाता है, देखिए आप इसे कहते हैं पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया फॉर लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ। ओके, डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, ये आपकी होती है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए आपकी पावर रेडिएटेड क्या है, ठीक। इसके लिए कई बार एक और टर्म यूज किया जाता है, दैट इज पावर डेंसिटी। पावर पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा ना ये डीवी। हाँ, तो इसको अगर आप प्लॉट करते हैं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मेरे पास ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा अगर मैं प्लॉट करूं वेवलेंथ के साथ, ठीक है, तो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, पहाड़ जैसा बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ये जो वेवलेंथ है, ओके, ब्लू कलर से जो मैंने आपको दिखाई, इसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लैम्डा मैक्स लिख रहा हूं। लैम्डा मैक्स का मतलब है द वेवलेंथ फॉर विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम। अभी अभी मैंने आपसे कहा था इसको इंटेंसिटी भी लिखा जा सकता है, तो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। क्लियर है? हाँ जी, तो ये मेरा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हो गई। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर विद वेवलेंथ का डायग्राम मेरा ऐसा बनेगा, या कई बार इसको इंटेंसिटी लिख देते हैं, तो परेशान मत होइएगा। अब अगर कोई आपसे कहे कि ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, तो अगर आप आई वर्सेस लैम्डा बना रहे हैं, बेटा ये डी लैम्डा जो है ना, ये छोटी सी वेवलेंथ डी लैम्डा, ये फाइन, ये डी लैम्डा सिंगल टर्म है, स्मॉल डी लैम्डा। नहीं समझ में आया? अरे 500 नैनोमीटर से लेके 500.001 नैनोमीटर तक मैंने रेंज ले ली, रेंज है वो डी लैम्डा, ठीक है। तो यहां पर मेरी डी लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.001 नैनोमीटर। ये कोई फिक्स नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया। ये जितना आप कम लेंगे उतनी एक्यूरेट होगी, जैसे आप कैलकुलस में यूज करते हैं ना इन चीजों को, उसी की बात है। वेरी गुड। तो अब बेटा अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, तो मान लीजिए ये मेरा ग्राफ आया किसी टेम्परेचर T1 पे। अब जरा T1 टेम्परेचर को रेस कर देते हैं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को रेस करेंगे, आपका ये ग्राफ, एक तो इसकी पीक बढ़ जाएगी और ये शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये आपकी शिफ्टिंग हो रही है, ये समझ में आया? वेवलेंथ की शिफ्टिंग होती है। तो लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर is equal to B, that is a constant known as Wein's constant, और इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ये होती है। आप चाहें तो 2.9 करके कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, इतना ज्यादा वेरिएशन देंगे नहीं, बट एक्चुअल जो फिगर है वो मैंने आपको बता दी, 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यूज होता है स्टार्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो मान लीजिए आपके पास कोई स्टार है, इससे बहुत सारी वेवलेंथ आपके पास आ रही होंगी, ठीक है, λ1, λ2, λ3। अब इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो आपको क्या ढूंढना है? लैम्डा मैक्स ढूंढना है। वो वेवलेंथ जिसके लिए आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, उसको अगर आप
एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करेंगे उस बॉडी के, तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा और वही आपका कहलाता है वेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको वेवलेंथ दी हुई है तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं उस बॉडी का। कौन सी वेवलेंथ? लैम्डा मैक्स। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको मिलता है इसमें। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो टोटल एरिया है ना आपका, हाँ ये वाला जो टोटल एरिया, एक्चुअली इस पे अगर मैं बनाऊं तो ज्यादा बेटर है। ये जो एरिया दिख रहा है ई लैम्डा, ये पावर डेंसिटी बन रही थी बेटा। ठीक है, तो ये आपका जो एरिया है, दैट एरिया इज एक्चुअली योर ई, टोटल एमिसिव पावर। हाँ, तो टोटल एमिसिव पावर ई जो आपकी होती है उसे ऐसे भी लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा, इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा। समझ में आया? तो ये जो टोटल एरिया है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो मैक्सिमम हाइट आपको मिल रही है, ये जो हाइट है, दिस हाइट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5। इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5, और पहाड़ की जो हाइट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5। हाँ, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, हाइट इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5। इसे याद रख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2020 में इस टॉपिक से रिलेटेड आया था वो है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सी, its length increases by 0.02%, the percentage change in its mass density will be close to। हाँ जी, वैसे तो ये सीधे सीधे एरर का क्वेश्चन बन जा रहा है। देखिए, जब आप चेंज जो है वो 0.02% ले रहे हैं तो आप इसे एरर एज्यूम कर लीजिए। तो ये एक्चुअल में तो थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन बना ही नहीं। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड से आपको इसे सॉल्व करके दिखा देता हूं। हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मास अपॉन एल क्यूब। इज इट क्लियर? तो यहां से आप लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। एरर के मेथड से पहले दिखा रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल सही बात है, और आपका आंसर आ गया 0.06%। क्लियर है? अच्छा, अब आप में से कोई कहे नहीं नहीं सर ये तो थर्मल एक्सपेंशन से सॉल्व होना चाहिए, तो उससे भी देख लेते हैं। हम लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, हाँ, इसको डी नॉट एम बाई वी नॉट लिख देते हैं। अब बेटा जब मैं बात करूंगा डी टी, तो मैं इसे लिखूंगा एम बाई वी टी। क्लियर है? और ये मेरा हो जाएगा एम बाई वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्लियर? ये पढ़ा था ना हमने? ओके, तो अब जब परसेंटेज चेंज की बात होगी तो वो क्या आ जाएगा? अब थोड़ा सा यहां पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मेरी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो मेरी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो डी नॉट माइनस डी टी बाई डी नॉट। ठीक है, बिल्कुल। इसको आप जब रखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? डी नॉट की वैल्यू आप रखेंगे एम बाय वी नॉट। क्लियर है? डिवाइडेड बाय एम बाय वी नॉट, और यहां पे आपका आ जाएगा माइनस एम बाय वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्लियर? और इसको अगर आप देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा? गामा डेल्टा टी। ओके, अब आपको पता है डेल्टा एल इज इक्वल टू
L अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू आ गई बेटा 0.02, ये आपको गिवन है। यहां देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, तो यहां से आप कह सकते हैं कि गामा डेल्टा टी कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा है गामा इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ अल्फा, तो यहां से सीधे सीधे आप लिख देंगे दैट इज 0.06। बट ये मेथड कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, अगर आप इसे एरर से करते तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। तो मैंने आपको दोनों ही मेथड दिखा दिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कॉमन सेंस की चीजें अप्लाई होती हैं, आप उन्हें अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड मेटल के बारे में बात की है। A non-isotropic solid metal cube has coefficients of linear expansion as 5 into 10 to the power minus 5 degree C along the x-axis and 5 into 10 to the power minus 6 per degree C along the y-axis and z-axis. Okay. If the coefficient of volume expansion of the solid is C into 10 to the power minus 6, then the value of C is. Okay. एक और आसान क्वेश्चन, आपको अल्फा x, अल्फा y और अल्फा जेड दिया हुआ है। अगर आप देखें तो अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा जेड बराबर दिए हुए हैं, और ये आपके हैं हाँ जी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सी, और अल्फा एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो आपको दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 पर डिग्री सी। क्लियर? ओके तो अब जब आप बात करेंगे गामा की, तो गामा आपको पता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, ऐड कर दीजिए। अब ऐड में आपको बस ध्यान क्या रखना है भाई, यहां 10 टू द पावर माइनस 5 है और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 6 है, तो जब आप इसे ऐड करें तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। तो आप लिखेंगे 50 इंटू 10 टू द पावर, ओके 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस ट्वाइस ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सी, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सी, और ये आपको किसके बराबर दिया हुआ है, c इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर डिग्री सी। कंपेयर कीजिए, c की वैल्यू आपकी आ गई 60 और ये 60 आपका आंसर है। ठीक, तो इतने आसान क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे आपको समझाने में ज्यादा लगा, आपने वर्बली इसको निकाल लिया था। हाँ, जल्दीबाजी करेंगे तो कई बार गलती हो जाती है, तो बहुत ध्यान से कीजिए। कोई ऐसे क्वेश्चंस में कहीं नंबर मत गवाइए बेटा, ठीक है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, हर टॉपिक में मैं आपको दिखा रहा हूं ये क्वेश्चंस। तो मुश्किल नहीं है पेपर, बस आपको ध्यान से जितनी नॉलेज है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। यू विल गेट 99 परसेंटाइल वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यहां पे आपको बेकेलाइट बीकर हैज अ वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ 500 cc at 30 degree C. When it is partially filled with the Vm volume of mercury at 30 degrees C, it is found that unfilled volume of the beaker remain constant as temperature is varied. ओहो, चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। भाई एक हमारे पास ऐसे कंटेनर है और इसमें हमारे पास कोई, ओके चलिए मरकरी दिखा देते हैं आपको, ये हमारे पास मरकरी है भाई। हाँ, दोनों का वॉल्यूम इक्वल नहीं दिया हुआ, अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है? तो बेटा इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 500 सीसी आपको गिवन है, और ये आपको Vm गिवन है, ठीक? मरकरी के लिए Vm लिख दिया उन्होंने, दोनों 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब वो कहता है कि अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर रिमेन कांस्टेंट एज टेम्परेचर इज वेरीड। हाँ, वो मैं आपको यहां पे ब्लू कलर से दिखा रहा हूं बेटा। ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये वाला वॉल्यूम, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है।
तो इसका मतलब आप यहां पे ये कह सकते हैं कि डेल्टा वी मरकरी इज इक्वल टू डेल्टा वी बीकर। जो भी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, जो भी वॉल्यूम में, बीकर के वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, उतना ही चेंज मरकरी के वॉल्यूम में आ रहा होगा। तभी तो ये वाला बचा है ना रिमेनिंग ब्लू कलर का। भाई जितना ये बढ़ा पूरे कंटेनर का, उतना ही ये भी बढ़ गया। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ा, ये भी 10 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया। तो एयर जिस वॉल्यूम है वो तो एम्प्टी रहा, उतना ही रहा, सेम रहा। ओके, तो यहां पे सीधे सीधे मेरा फॉर्मूला हो जाएगा वी एम गामा एम डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बीकर गामा बीकर डेल्टा टी। कहानी समझ में आई? बस एक लाइन का आंसर था। निकालना क्या है? वीएम निकालना ना, तो वीएम निकाल लो भाई। वीएम आपका आ गया वी बीकर, दैट इज 500 सीसी इंटू गामा बीकर। गामा बीकर दिया हुआ है, गामा बीकर ये लिखा हुआ है आपके पास 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई ये आपका दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻4। चेक कर लो भाई, गामा मरकरी। ओके, तो इसको जरा देखें, ये 1.5 से 4 आ गया बेटा। क्लियर है? ओके, और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका ये कैंसिल हो गया, -2 और ये गायब हो गया। ओके, 5 4 20 सीसी आ रहा है, 20 सीसी आ रहा है बेटा। तो यहां पे अगर आपने 20 लिख दिया होता तो आपको पूरे पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है? हाँ, आप चाहें तो टोटल वॉल्यूम निकाल के उनको माइनस करके इक्वेट कर सकते हैं, उससे भी यही आना है। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं ना। देखिए कोई ऐसे कहे Vm 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया, माइनस वी बीकर 1 प्लस गामा डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू वी, उल्टा हो जाएगा, सॉरी, ये माइनस ये प्लस, बीकर ज्यादा है, वी बीकर माइनस वी मरकरी। ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो वो भी देखेंगे, वही चीज आनी है जो ऊपर लिखी हुई है। क्लियर? हाँ, ये गामा मरकरी है, ये गामा बीकर है। तो वो आपके ऊपर है, आप किस मेथड को फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीक प्रूफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर made of metal which has very low coefficient of expansion is floating vertically in water at 0 degrees C, okay, such that its height above the water surface is 20 centimeter. When the temperature of water is increased to 4 degrees C, the height of the cylinder above the water surface becomes 21 centimeter. Okay, the density of water at T is equal to 4 degrees C. कई बार क्या होता ना, एकदम से कोई नया सा क्वेश्चन दिखे आपको तो बड़ी मुश्किल सी लगने लगती है। तो बहुत ध्यान से उसको आराम से एक बार सोचिए और उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। अब विजुलाइज होगा कैसे? अगर आप कुछ डायग्राम सा बना सकते हैं तो बना लीजिए। ये मेरे पास वाटर है बेटा, ठीक है। सपोज ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और इसमें उन्होंने कहा कि एक सिलेंडर मेरा फ्लोट कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। ये सिलेंडर की टोटल जो लेंथ दी है वो 1 मीटर दी हुई है और कहा है कि ये 20 सेंटीमीटर आउटसाइड है, ठीक। तो अगर आप यहां देख रहे हैं फ्लोटिंग लिखा हुआ है, तो फ्लोटिंग के टाइम पर क्लास 9 से हम पढ़ रहे हैं वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट होता था, और अपथ्रस्ट आपका होता था वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ओके, तो मैं यहां पे सिंपली लिख दे रहा हूं वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। क्लियर है? हाँ, आर्किमिडीज में पढ़ा था ये हमने। अब जरा देखिएगा, तो भाई
पहले केस में जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है, तो W0 की जब मैं बात करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो जाएगा? लेट्स से इसका एरिया है A इंटू 80/100 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री इंटू G। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई बेटा, समझ में आ रहा है? अब मैं कह रहा हूं वेट एट 4 डिग्री C इज इक्वल टू A इंटू, हाँ जी क्या कहा उसने, 21 सेंटीमीटर ऊपर आ गया तो 79 सेंटीमीटर नीचे इंटू डेंसिटी एट 4 डिग्री इंटू G। क्लियर? हाँ जी। अब अगर आप यहां पे देखें तो इन्होंने एक बात कही हुई है कि वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड पे जो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी फर्क पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। तो अब ये दोनों W0 डिग्री एंड W4 डिग्री इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे क्या आ जाएगा, A इंटू 80/100 इंटू ρ0 इंटू G। अरे वेट इज इक्वल टू mg होता है ना बेटा, ना मास पे फर्क पड़ा, ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे फर्क पड़ा, टेम्परेचर का किस पे पड़ा? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अब थ्रस्ट पे फर्क पड़ रहा है। तो ये आपका आ गया A इंटू 79/100 इंटू डेंसिटी एट 4 इंटू G। फाइन, निकालना क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री C रिलेटिव टू 0। ओके, तो ρ4/ρ0 निकालना है, और ये A से A कैंसिल, G से G कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, और ρ4/ρ0 आपका आ गया 80/79। चेक कर लीजिए कोई इस तरह का ऑप्शन है। ओहो, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल, आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये 1.01 कुछ आना चाहिए। ये ए आंसर होगा बेटा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, 1.01 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैलोरीमेट्री से है। अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्वलेंट 20 ग्राम कंटेन्स 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री C। तो आपके पास एक कॉपर का कैलोरीमीटर है और इसमें आपके पास कुछ वाटर है। ठीक है, अब प्लीज ध्यान रखिएगा, ये जो 20 ग्राम इक्वलेंट है, मतलब अगर आप कंटेनर को भी वाटर एज्यूम कर लें तो 20 ग्राम उसका इफेक्ट है। तो टोटल आपके पास जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो कौन है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास एक तरह से 200 ग्राम वाटर है। ये कहानी हो गई, ये कैलोरीमीटर की जो कहानी देते हैं। ठीक है, अब कहता है m grams of steam at 100 degree C is mixed with it till the temperature of the mixture is 31 degree C. Okay, the value of m बताना आप। अब देखिए इसमें कहानी क्या है कि भाई आपने इसमें स्टीम डाली है। ठीक, तो स्टीम क्या करेगी? हीट देगी, और वाटर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय स्टीम। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना पड़ता है। देखिएगा, वाटर कितना था आपके पास? 200 ग्राम था। ठीक है, अब ये 200 ग्राम जो वाटर है, ये आपका 25 डिग्री C से कितना हो गया? 31 डिग्री C। एक तो ये कहानी हुई। अब जरा बात करते हैं स्टीम के साथ क्या हुआ। m ग्राम स्टीम थी आपके पास, कितने पे थी? 100 डिग्री C पे थी। ये पहले कन्वर्ट हुई होगी m ग्राम वाटर एट 100 डिग्री C।
समझ में आया? उसके बाद ये आई होगी 100 डिग्री सी से कितने पे? 31 डिग्री सी। तो एक हीट आपके पास यहां रिलीज होगी और एक यहां पे रिलीज होगी। ये आपकी है फेज चेंज की। यहां पर स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही है और ये है आपकी टेम्परेचर चेंज की। क्लियर? तो फेज चेंज में जो आपका फॉर्मूला लगता है वो होता है ml और टेम्परेचर चेंज में लगता है ms डेल्टा टी। क्लियर? बस ये आपको अप्लाई करना था, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप समझाया इसलिए टाइम लगा। अदरवाइज आप इसको सीधे कैसे लिखते? 200 इंटू, हाँ जी बिल्कुल 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 बोलिए, 1 इंटू 31 माइनस 25, बिल्कुल लिख दीजिए इसको। दैट इज इक्वल टू, यस देखिए आपका आंसर आ गया होगा। हाँ, दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 20 इंटू, ओ ये तो यहां लिख ही दिया था मैंने। अच्छा सॉरी, यहाँ स्टीम वाला, स्टीम कितनी है? m है, स्टीम तो m है, m इंटू 540 प्लस m इंटू 1 इंटू 100 माइनस 31। ये कुछ कहानी बन रही है, चेक कीजिए अपने एंड पे। बिल्कुल, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 200 इंटू 6, ये आपका 1200 आ गया, और इधर आप देखेंगे तो 540 प्लस 69, ये आपका 609 m आ गया। m की वैल्यू आपकी आ गई 1200 बाय 609 ग्राम। हाँ जी, कोई ऐसा आंसर? ओहो, आंसर तो बड़े अजीब अजीब से दिए हैं। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा फिर। तो 1200 बाय 609, 2 से कम होना चाहिए, 2 से हम कम कोई है नहीं, तो ये वाला आंसर होगा बेटा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें आप टिक करेंगे। तो एग्जैक्ट ये ध्यान रखिएगा, ये पिछले कुछ टाइम से इस तरह का ट्रेंड चला है कि ये अप्रोक्सीमेट, वो लिखा भी होता है उसमें क्लोज टू, ये देखिए यहां लिखा हुआ है क्लोज टू, तो एग्जैक्ट नहीं आएगी। और कई बार जो है डेसिमल के सेकंड पॉइंट तक की बात करने लगते हैं, तो ये सब तो होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन एंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 3.4 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। ओके, यहाँ पे ऐसा यूनिट में दे दिया, ध्यान रखिएगा। जनरली मैंने आपसे कहा था कि कैलोरी वगैरह में यूज करते हैं हम, बट यहाँ पे आपको, हाँ जी, और यहां जो दिया हुआ ना, ये 100 ग्राम दिया हुआ है आइस 0 डिग्री सी and 200 gram of water at 25 degrees. The amount of ice that will melt as the temperature of water reaches 0 degree C. Okay, okay. तो ऑलमोस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस आपकी आइस और वाटर का खेल है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 200 ग्राम वाटर है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री से 0 डिग्री होना है, और आइस के बारे में कुछ नहीं कहा, उसने पूछा है कितना, तो लेट से m ग्राम आइस अगर आपकी मेल्ट हुई, तो m ग्राम आइस जो मेल्ट होगी वो 0 डिग्री सी से, आइस से 0 डिग्री सी के वाटर तक मेल्ट होगी। ये आपकी कहानी हो गई। इसमें जो हीट एब्जॉर्ब होगी और इसमें जो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, रिवर्स कर लीजिएगा, ठीक है, वो इक्वल होगी। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस बाय अनदर वन। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। एक बार कोशिश कीजिए, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता। जैसे पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है, थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखिए। हाँ, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे आपको पहले इसको, वैसे नहीं भी करेंगे तब भी हो जाता है, लेकिन ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि आपकी यूनिट जो है वो आपको एसआई में दी हुई है। तो हमने 200 ग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया इंटू 4200 इंटू डेल्टा टी की अगर आप बात करेंगे तो ये आ गया। ये बेटा है आपका m, ये है s, ये है डेल्टा टी, और यहां पे आपका
m ये आपको कैलकुलेट करना है इनटू, ओके ग्राम में है तो इसको भी m/1000 लिख देते हैं, और आपका L स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 3.4 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ओके, तो अब जब आप देखेंगे तो यहां से ये 1000 और ये 1000 कैंसिल हो गए, दो 4 0 यहां से कैंसिल कर दें तो ये आपकी m की वैल्यू आ गई बेटा, हाँ 42 इंटू 50/34 कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, तो ये 42 इंटू 50/34 या 21/17 अगर मैं इसको लिख दूं तो ये मेरा 1050/17 आ जाएगा। 17 6 102 और 30 बचा तो 61.7, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा, बी ऑप्शन आप कह रहे थे और बी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर है? तो बिल्कुल आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। A bullet of mass 5 gram traveling with a speed of 210 meter per second strikes a fixed wooden target. One half of its kinetic energy is converted into heat in the bullet, while the other half is converted into heat in the wood. Okay. The rise of temperature of the bullet if the specific heat of its material is 0.03 calorie per gram degree C, 1 calorie is equal to 4.2 into 10⁷ ergs. ओके, ergs दे दिया बेटा इन्होंने, यानी CGS यूनिट दे दी है। तो बेटर है कि हम सारी की सारी यूनिट को CGS में ही लिख लें। हाँ, तो देखिए बस केवल ये वाली यूनिट है जो मीटर पर सेकंड में है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर पर सेकंड में और आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। बाकी सब कुछ जैसे फॉर्मूले रखने तो वो रखिए, ठीक, बिल्कुल एक बार कोशिश कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। अब बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपके पास एक बुलेट थी, यहां पे आपके पास एक वुड था, वुडन टारगेट था, ये जाके इसमें फिक्स हो जानी है। ठीक है, तो बेटा आप अगर यहां पे देखें तो इसके पास कुछ एनर्जी थी 12mv², और यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये तो फिक्स दिया हुआ ना आपको, अगर ये मूविंग होता तो और बढ़िया क्वेश्चन बनता, इसका भी मास गिवन होता अगर, बट यहां पे काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो गई। तो अब जब आप देखें तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटा, 12mv²। ये समझ में आया? ये आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया ऑफ बुलेट, लिख दीजिए चाहे तो, क्योंकि वो फिक्स टारगेट था ना, वो तो लिखा ही हुआ उन्होंने, फिक्स्ड वुडन टारगेट। तो ये तो ना पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी ना बाद में, तो बुलेट की सारी एनर्जी जो थी काइनेटिक एनर्जी, वो सारी की सारी हाँ जी गई। अब वो गई कहां, उसने कहा 1/2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन द बुलेट, और आधी चले गई वुड में। ठीक है, तो भाई इसकी आधी कितनी हो गई, तो Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ 12mv²। और कहता है इसने टेम्परेचर को रेज कर दिया, तो इसको लिख दो भाई ms∆T, कहानी खत्म। m से m कैंसिल हो गया, निकालना क्या है, ∆T। तो भाई ∆T क्या हो गया, हाँ जी, राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बुलेट, ∆T इज v²/2s, ये आपका सॉरी 4 v²/4s, v²/4s, ये आपका आंसर आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है भाई, तो ये तो हाँ कॉन्सेप्ट सारा हो गया, अब वैल्यू डालनी। तो यहां पर आपने क्या किया, 210 इंटू 210 इंटू 10⁴ लिख दूं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अच्छा जी, अब 4, क्योंकि ये सीजीएस में मेरी यूनिट होगी। अब एस जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.03 कैलोरी, और उसको मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूं अर्ग्स में इंटू 4.2 इंटू 10⁻⁷, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
बड़े आराम से मेरे ख्याल से तो सॉल्व हो जाना चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। देखिए आपका आंसर आ गया। आपने मुझसे कहा कि ये 87.5 डिग्री सी आ रहा है, और बिल्कुल सही बात है, ये ही आपका आंसर है। तो 87.5 डिग्री सी, ये आपका सी ऑप्शन जो है, ये ही आपका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, इसमें कहा गया m grams of steam at 100 degree C is mixed with 200 gram of ice at its melting point in a thermally insulated container. If it produces liquid water at 40 degree C, heat of vaporization of water is 540 calorie per gram and heat of fusion of ice is 80 calorie per gram. The value of m is okay. तो ये तो एक ऊपर क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल यार एक बार कोशिश कर लो, फिर नहीं होगा तो मैं सॉल्व करने के लिए बैठा ही हूं आपके लिए। तो बेटा अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई कि आपने हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस, यही तो कहानी है। ओके, अब m ग्राम स्टीम आपके पास थी, ये स्टीम पहले क्या हुई होगी, पहले वाटर में कन्वर्ट हुई होगी, तो m इंटू 540, ये कैलोरी आपकी एक तो ये रिलीज हुई, लॉस हुई, और प्लस साथ में ये m इंटू 1 इंटू 100 से ये टेम्परेचर आया होगा 40। भाई ऐसा थोड़ी कि स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो गया तो वो 100 पे ही टिका रहेगा ना, वो भी तो 100 से वाटर पे आ गया, मिक्सचर जो है वो 40 डिग्री पे है, तो ये 40 पे आया। और ये जो आइस थी इसके साथ क्या होगा भाई, ये 200 ग्राम आपने कहा, इसने गेन किया तो इसको कितना चाहिएगा, 200 इंटू 80 प्लस ये तो फेस चेंज के लिए आया है ना, यहां लिख देता हूं फेस चेंज, और फिर आएगा आपका 200 इंटू 1 इंटू ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब 200 इंटू 1 इंटू 40 माइनस 0, ये आपका टेम्परेचर रेस करने में आ गया। दो चीजें यहां पे देखिए, यहां पे भी फेस चेंज है, क्लियर। अब अगर आप इसको देखें तो ये 60 हो गया, कितना गया 600 m इज इक्वल टू 16,000 प्लस ये कितना आ रहा है 8,000, ओके, दैट इज 24,000। तो यहां से m की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 40 ग्राम, क्लियर है। तो देखिए ये एक और आसान सा क्वेश्चन, एक और देखते हैं। 3 containers C1, C2 and C3 have water at different temperature. Okay. The table below shows the final temperature T when different amount of water are taken from each container and mixed. Okay. तो बेटा यहाँ पे आपने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा टेम्परेचर T1, ये हमारा टेम्परेचर T2 और ये हमारा टेम्परेचर T3 है, ठीक, और ये हमारा हाँ मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ओके, तो अब अगर आप देखें कि जो भी टोटल हीट होगी, हाँ टोटल हीट जो है एक देगा एक लेगा, किसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा किसी का टेम्परेचर कम होगा, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका मुझे सही लगता है वो 3 इक्वेशन बना सकते हैं हम, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार कोशिश कीजिए, बिल्कुल कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा यहां पर आपको ये वाटर दिया हुआ है और लीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना, और सब में वाटर है, तो बड़ा आसान है कि आप मास की जगह सीधे सीधे लीटर लिख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, देखिएगा मैं लिख रहा हूं M1S1 डेल्टा T1 प्लस M2S2 डेल्टा T2 प्लस M3S3 डेल्टा T3, ये आपकी टोटल हीट जो हुई, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो रिलीज हुई होगी और अगर टेम्परेचर कम है तो वो एब्जॉर्ब हुई होगी, ठीक है।
तो यहां से क्या हो गया, ये सम 0 आ जाएगा। ठीक, अब इस इक्वेशन को बस आपको ध्यान रखना, और इसमें भी मजेदार बात क्या है कि S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू 1 है, तो ये वाला टर्म वैसे ही गायब हो गया। ठीक है, और M1 की जगह हम सीधे सीधे जो लीटर में आपको वैल्यू दी गई है वो रख लेंगे। तो अब देखिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, इस वाले के लिए इक्वेशन बना रहा हूं मैं, 1, हाँ जी, T1 माइनस 60 प्लस 2 T2 माइनस 60 और T3 तो है नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी 1 इंटू T2 माइनस 30 प्लस 2 इंटू T3 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बनी। ठीक है, और जरा सी थर्ड इक्वेशन देख लें, 2 इंटू T1 माइनस 60 प्लस, हाँ, और 1 इंटू T3 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा, ये तीन इक्वेशन आपको समझ में आई नहीं आई। पहले में T1 T2 फर्स्ट और सेकंड है, दूसरे में सेकंड और थर्ड है, तीसरे में फर्स्ट और थर्ड है। ठीक, अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी T1 प्लस 2 T2 इज इक्वल टू 180 आ रहा है क्या, चेक करो। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इस तरह से कन्वर्ट होगी। ओके, सेकेंड इक्वेशन T2 प्लस 2T3 इज इक्वल टू 90, और थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी हो गई 2T1 प्लस T3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। थर्ड इक्वेशन ये आ गई। फाइन, ओके, ये हमारे पास तीन इक्वेशन आई हैं, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लास्ट इक्वेशन, और वो हमारे पास है 1 इंटू T माइनस थीटा, सॉरी T1 माइनस थीटा प्लस 1 इंटू T2 माइनस थीटा प्लस 1 इंटू T3 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन मुझे चाहिए। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 3 थीटा। तो आपको चाहिए थीटा की वैल्यू, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 बाय 3। क्लियर है, हाँ जी, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका बन गया 3 टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 360 और 90 450, और ये आपका आ गया 150 यहां से, और यहां पे आप रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 150 बाय 3 एंड दैट इज योर 50 डिग्री C। ये अगर आपने लिख दिया होता तो आपका आंसर आ जाता सही। ठीक है, बिल्कुल। अब ये वो क्वेश्चन है जो टाइम लेगा। हाँ बेटा, इक्वेशन बनाएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आपने ऑर्गेनाइज वे में इनको टाइम इक्वेशन बना ली तो आंसर फिर कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सीधे सीधे हो रहे हैं, कोई कैलकुलेशन भी बहुत हैवी नहीं हो रहा। अब यहां पे तो थोड़ा सा जो है आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जी कौन सा आपके हाथ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको कौन सा क्वेश्चन मिलेगा ये पहले से तो डिसाइड नहीं हो सकता ना। A metallic sphere cools from 50 degree to 40 degree C in 300 seconds. If atmospheric temperature around is 20 degree C, then the sphere's temperature after the next 5 minutes will be close to. Okay. तो ये आपके रेडिएशन का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार कोशिश कीजिए। हाँ, देखते हैं, फिर बहुत आराम से हो जाना चाहिए। मैंने आपको इसके लिए एक सीधा सीधा मेथड बताया हुआ है, चेक कीजिए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
भाई एक जगह 300 सेकंड लिखा है, दूसरी जगह 5 मिनट लिखा है। हाँ, जिसने ध्यान नहीं दिया, दोनों सेम है ना, तो टाइम इंटरवल सेम दे दिया बेटा। ये 300 सेकंड और 5 मिनट्स दोनों टाइम इंटरवल सेम हैं। इसका मतलब फ्रैक्शनल चेंज रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग सेम होगा। तो टाइम इंटरवल सेम, बस आपको अगर वो याद है कि क्या लिखाया गया था, तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमारा था टी फाइनल माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय टी इनिशियल माइनस टी नॉट, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए, दैट इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी नॉट अपॉन टी इनिशियल माइनस टी नॉट सेकेंड कंडीशन के लिए। सेकेंड कंडीशन समझ में आया? ओके। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो टी इनिशियल और टी फाइनल आपका था 50 और 40, और यहां पर टी इनिशियल सेकेंड कंडीशन में टी इनिशियल आपका हो जाएगा 40 और टी फाइनल आपने निकालना है टी। क्लियर? हाँ जी। तो जब आप इसको रखेंगे तो बस वैल्यू आपको पुट करनी है। ओके, टी फाइनल जो था वो 40 था। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, आप अपना सॉल्व कीजिए बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 20 इज इक्वल टू टी माइनस 20 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 20। क्लियर? हाँ, एक्चुअल में ये e टू द पावर माइनस के टी था, यहाँ पे टाइम सेम है तो वो आपको जरूरत ही नहीं है। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो इसको आप t माइनस 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 बाई 30 लिख दीजिए। आ गया क्या? तो ये आपका 13.3 आ गया। तो t आपका आ गया कितना? 33.3। कोई है ऐसा आंसर? हाँ जी, क्लोज टू लिखा हुआ है, तो क्लोज देख लो यार कौन सी वैल्यू है। ये रही आपकी 33 डिग्री सी। फाइन। तो बिल्कुल इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत आसान। बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन अपना बनाए रखना है, और बस बेटा वही कि क्वेश्चन देख के समझ में आता है ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, अटेम्प्ट किया तो पूरा सॉल्व कर जाइए। ठीक है? ओके। अब जैसे अगर आप परसेंटेज वाला देखने चाहेंगे ना, हाँ, तो आप क्या कहेंगे? 50 माइनस 20, यही तो चेंज एक्चुअल में रेफरेंस पॉइंट से यहां था ना 30, और बाद में आपका हो गया 20। तो 30 से 20 यानी ये कितना हो गया? फ्रैक्शनल चेंज अगर आप देखेंगे तो 2/3 हो गया ना, 2/3 हो गया, या 67% हो गया। क्लियर है? तो आप क्या कहोगे? अब ये 20 से कितना हो जाएगा? 20 का 2/3 यानी 13.3 हो जाएगा। बट ये रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हुआ ना, 20 हटा के। तो इसमें जब मैं 20 ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 33.3। परसेंटेज चेंज से ऐसे किया जाता है। ये वाला मेथड सबसे आसान है, इसको याद कर लो। ये आपको कभी कोई गलती कराएगा ही नहीं। हाँ, यहां पे आप कई बार वो रेफरेंस पॉइंट लेना भूल जाते, तो इस फॉर्मूले को याद रखो। फॉर्मूला क्या था? एक बार फिर से, टी एफ माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ऐसे याद रख लो, कभी गलती होगी ही नहीं। ठीक है? तो चलिए आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी की अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 क्वेश्चन मिलेंगे उन टॉपिक से। हाँ जी, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।